डिस्क्लेमर। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। ये सिर्फ दर्शकों के मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र, नाम, उत्पाद और घटनाएं पूरी तरह काल्पनिक है। ये कहानी किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं, परंपराओं और विश्वासों के अपमान नहीं करती है और कहानी में बताए गए सभी चीजों का मात्र कहानी के लेखक द्वारा बनाई गई लेख की अपनी एक कल्पना है। तो दोस्तों, मैं आपको आगे बता दूं, अगर आप हमारे द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को भर भर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर ज्वाइन करें। धन्यवाद। एपिसोड 11। आर्यन को आया होश। तभी आर्यन का कॉल आने लगता है। फोन अटेंड करके आर्यन बोला, शनाया, मैं अभी आ रहा हूँ। लड़की का नाम सुनते ही काव्या की आईब्रो चढ़ आती है। काव्या बोली, तुम्हारी गर्लफ्रेंड? आर्यन, हम तुम्हारा भाई आने वाला ही होगा, इसलिए मैं जा रहा हूँ। अपना ध्यान रखना। और इतना कहकर आर्यन वहां से निकल जाता है। काव्या आर्यन को जाते हुए देखती रहती है। उसे कहीं ना कहीं आर्यन का उसे छोड़कर जाना अच्छा नहीं लग रहा था। आर्यन और काव्या की यह पहली मुलाकात थी। काव्या ने पहली बार 15 साल की उम्र में ही आर्यन को देखा था। अर्जुन काव्या के पास आता है। काव्या जो आर्यन जिस दिशा की ओर गया था उस दिशा में देख रही थी। अर्जुन के मुंह से अपना नाम सुनते ही अर्जुन की ओर देखती है और मुस्कुरा देती है। अर्जुन ने काव्या को आर्यन से बात करते हुए देखा था। अर्जुन काव्या के पास आता है और बोला, तुम आर्यन से क्या बात कर रही थी? कहीं उसने तुम्हें परेशान तो नहीं किया? अर्जुन ने काव्या की फिक्र करते हुए कहा, भाई, क्या आप उसे जानते हैं? हाँ, मैं उसे जानता हूँ, इसलिए पूछ रहा हूँ, उसने तुम्हें परेशान तो नहीं किया? ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि उसने तो मेरी मदद की है। कैसी मदद? कुछ लड़के मुझे परेशान कर रहे थे, लेकिन वो लड़का आ गया और उन लोगों को मार करके भगा दिया। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा। काव्या बोली, तुम उसे जानते हो तो क्या तुम मुझे उसका नंबर दे सकते हो? तुम्हें उसका नंबर क्यों चाहिए? वो स्मार्ट है, गुड लुकिंग है, ब्रेव है, मेरा बॉयफ्रेंड बनने के लिए परफेक्ट है। मुस्कान के साथ काव्या ने कहा। काव्या की बात सुनकर अर्जुन की आईब्रो ऊपर चढ़ जाती है। उसने काव्या के सर पर मरते हुए कहा, तुम सिर्फ 15 साल की हो और तुम्हें बॉयफ्रेंड बनाना है? इस उम्र में तुम्हें पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, ना कि इस बकवास पर। भाई, ओल्ड फैशन जैसी बातें मत करो। नाराजगी जताते हुए बोली, चुप रहो और ये बताओ तुम यहाँ क्या कर रही हो? और तुम अकेली क्यों हो? तुम्हारे बॉडीगार्ड कहाँ है? माँ, मैं उनसे बचकर भाग कर आई हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अर्जुन, क्योंकि दादाजी मुझे आगे स्टडी के लिए अब्रॉड भेजना चाहते हैं और मुझे नहीं जाना, इसलिए तुम मेरे लिए उनसे बात करो। काव्या, मैं घर पर आऊँगा तब बात करते, लेकिन अभी के लिए तुम ये से जहाँ अगर किसी ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि किसी को भी मेरे बैकग्राउंड के बारे में नहीं पता है। सब मुझे स्कॉलरशिप स्टूडेंट समझते हैं। तो इसमें गलत क्या है? तुमने एंट्रेंस एग्जाम में फर्स्ट रैंक हासिल की थी, तुम इंटेलिजेंट हो। काव्या, क्या तुम अभी के लिए जा सकती हो? हाँ, लेकिन तुम्हें दादाजी से बात करनी होगी। ठीक है, मैं उनसे बात करूंगा, लेकिन तुम जानती हो ना, दादाजी कभी भी किसी की नहीं सुनते हैं। काव्या फ्लैशबैक एंड। अर्जुन काव्या की ओर देखते हुए पुरानी बातों को याद कर रहा था। तभी उसके फोन वाइब्रेट होने लगता है। अर्जुन फोन के वाइब्रेशन की वजह से छोटी रियलिटी में आता है। वह अपना फोन चेक करता है। उसके फोन पर इस समय राइडर का कॉल आ रहा था। राइडर का कॉल देखकर उसके चेहरे पर अजीब एक्सप्रेशन छा जाते हैं, क्योंकि उसे लगता है राइडर ने उसे कॉल इसलिए किया है क्योंकि आर्यन को होश आ गया होगा। कॉल उठाते ही राइडर बोला, बॉस, आपको आने का कितना समय लगेगा? क्या हुआ, वहां पर सब ठीक है ना? हाँ बॉस, यहाँ पर सब कुछ ठीक है, बस मैं तो जानना चाहता था कि आपको आने में कितना समय लगेगा। मैं कुछ देर में आ रहा हूँ। और क्या आर्यन को होश आ गया? नहीं, उसे अभी तक होश नहीं आया। मैंने कुछ देर पहले ही रूम में चेक किया था, तब वह अभी तक सो रहा है, लेकिन डॉक्टर ने कहा था उसे सुबह तक होश आ जाएगा, इसलिए उसे कुछ ही देर में होश आ जाएगा। आपके लिए अच्छा होगा कि उसे होश आने से पहले आप यहाँ पर आ जाए। मैं कुछ देर में पहुंच रहा हूँ, लेकिन याद रहे, अगर उसे होश आ जाए तो आर्यन को मेंशन से बाहर मत जाने देना। अगर वह बाहर चला गया तो तुम सजा के लिए तैयार रहना। कोर्ट टाउन में अर्जुन ने कहा। अर्जुन की आवाज सुनकर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता था, अगर राइडर ने कोई भी गलती की तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। और इतना कहकर अर्जुन फोन कट कर देता है। मेंशन जाने के लिए अर्जुन हॉस्पिटल से निकल जाता है, क्योंकि वह जल्द से जल्द आर्यन से मिलना चाहता था। वहीं दूसरी ओर आर्यन रूम में अभी भी लेटा हुआ था। आर्यन धीरे धीरे अपनी आंखें खोल रहा था, क्योंकि उसके सर में एक दर्द होने लगता है। वह अपने सर पर हाथ लगाते हुए बेड पर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद में अपने आप को काम डाउन करता है। उसका सर दर्द थोड़ा ठीक होता है। रयन अपने चारों ओर देखता है तो वह देखता है कि वह इस समय किसी के बेडरूम में किसी के बेड पर लेटा हुआ है। रूम काफी क्लीन और नीट था। रूम काफी बड़ा था और लग्जरी आइटम से डेकोरेट था, लेकिन वह थोड़ा सिंपल था। लेक छोटी ईना बहुत खूबसूरत था। कुछ देर के लिए आर्यन उसे रूम की खूबसूरती को निहारता रहता है, लेकिन फिर वह अपने आप को देखता है। उसके कपड़े बदले हुए थे और उसके घावों पर इस समय मरमपट्टी हो रखी थी। उसके शरीर में अभी भी दर्द हो रहा था। आर्यन अपने आप से कहा,
ये किसका घर है और मुझे यहाँ कौन लेकर आया है? 1 मिनट, कल रात को मैं एक कार से टकराया था, उसी गाड़ी का ओनर मुझे लेकर आया होगा। कमरे को देखकर लगता है कि यह आदमी बड़ी ही ज्यादा अमीर है। मेरे यहाँ पर रुकना बिल्कुल सही नहीं होगा, इसलिए मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। इतना कहकर मैं बेड से खड़ा हो जाता है। वही बेड के पास लगी हुई मेज पर 2 फोन पड़े थे, जिसमें से एक उसका फोन था। अपने फोन को देखकर आर्यन ने सोचा, थैंक गॉड मेरा फोन सही सलामत है। आर्यन अपने फोन के साथ में साइड में पड़ा हुआ फोन भी उठा लेता, क्योंकि यह फोन उस आदमी का था जिस आदमी ने आर्यन पर गोली चलाई थी। उस आदमी से लड़ते हुए आर्यन उसके पॉकेट से सीक्रेटली उसका फोन निकाल लिया था। आर्यन फोन को ऑन करने की कोशिश करता है, लेकिन फोन स्विच ऑफ हो चुका था, उसका फोन भी बंद पड़ा था। आर्यन दोनों फोन को उठाया है और रूम की ओर देखने लगा। उसने अपने कपड़ों की ओर देखा, उसने एक शर्ट पहन रखी थी और नीचे एक पजामा पहन रखा था। आर्यन कपबोर्ड के पास जाता है जो कि ओपन था। आर्यन कपबोर्ड को ओपन करता है और उसमें से एक ड्रेस ले लेता है। उसने एक ब्लू कलर की जीन्स पैंट और व्हाइट कलर की हुडी टी शर्ट निकाली। वह उन कपड़ों को पहन लेता है, दोनों फोन्स को अपने पॉकेट में डाल लेता है और वहां से निकलने के लिए तैयार रहता है। तभी उसे याद आता है कि उसे कम से कम उस आदमी को थैंक्स बोलना चाहिए जिस आदमी ने उसका ट्रीटमेंट किया। यही सोचकर वह एक बार फिर से मेज के पास जाता है और ड्रावर में कुछ ढूंढने लगता है। थोड़ी देर बाद उसे एक स्टिकी नोट्स और पेन मिल जाता है। स्टिकी नोट्स पर आर्यन पेन से लिखता है, मेरी जान बचाने के लिए थैंक यू। वैसे तो मैं तुम्हें फेस टू फेस मिलकर थैंक यू बोलना चाहता था, लेकिन मुझे यहाँ से जाना होगा, इसलिए तुम्हें एक थैंक यू नोट लिख रहा हूँ। और तुमने मेरे ट्रीटमेंट पर जो भी खर्चा उठाया है मैं तुम्हें उसके लिए पे करना चाहता था, लेकिन तुम्हारा घर देखने के बाद में रियलाइज हुआ कि तुम्हारे लिए इतने से पैसे कोई भी मायने नहीं रखते हैं। सके अलावा मैंने तुम्हारे कबर्ड से एक ड्रेस उधार ली है, कभी मौका मिला तो तुम्हारा ये कर्ज जरूर चुकाऊंगा। अभी के लिए अलविदा। इतना लिखकर आर्यन नोट वहीं पर मेज पर रख देता है और उसके ऊपर पेन रख देता है। आर्यन दरवाजे की ओर जाता है और वह देखता है कि नीचे कुछ लोग बैठे हुए थे। लिविंग रूम में प्रागली और सावित्री बैठे थे और वहीं पर राइडर खड़ा हुआ था। लोगों के भीड़ को देखकर आर्यन दरवाजे से जाने का प्लान कैंसिल करता है और गेट को फिर से बंद करके वह खिड़की की ओर चला जाता है। वह देखता है कि पीछे का रास्ता पूरी तरह से साफ था, लेकिन वह इस समय दूसरी मंजिल पर था, तो बालकनी से नीचे उतरना थोड़ा सा रिस्क था, लेकिन न इसका सॉल्यूशन उसके बगल में एक पाइप से मिल जाता है। आर्यन पाइप के सहारे से नीचे उतरने लगता है। आर्यन को उतरने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, क्योंकि आर्यन पहले से ही मार्शल आर्ट्स में काफी अच्छा था, तो उसके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी और वह आसानी से पाइप के सहारे नीचे उतर जाता है और छिपते छुपाते हुए सिंह मैंशन से बाहर निकल जाता है। वहीं दूसरी ओर अर्जुन अपनी कार में था, वह सिंह मैंशन की ओर जा रहा था। कपिल उसकी कार ड्राइव कर रहा था। कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए बिलियनेयर ऑफ द रिवेंज सीजन 2 सिर्फ और सिर्फ द नॉवल एक्सप्लेन चैनल पर। एपिसोड 12 रिया का अर्जुन की का के सामने आना। वहीं दूसरी ओर अर्जुन अपनी कार में था, वह सिंह मैंशन की ओर जा रहा था। कपिल उसकी कार ड्राइव कर रहा था। अर्जुन चेहरे पर कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ कार की बैक सीट पर बैठ हुआ था। उसकी थाई पर उसका लैपटॉप था, जिसमें वह इस समय सिंघानिया फैमिली की डिटेल्स देख रहा था। काफी समय से वह सिंघानिया एम्पायर के पीछे पड़ा हुआ था, इसलिए वह उनसे जुड़ी हुई छोटी से छोटी चीज पर भी नजर रखता था। उसने इस बात का पता लगा लिया था कि साहिल और शनाया की एंगेजमेंट अभी तक टूटी नहीं है, क्योंकि राजेंद्र की शर्त के अकॉर्डिंग अनिल मित्तल ने अपनी कंपनी के बचे हुए शेयर्स अपनी बेटी के नाम कर दिए थे और वो शेयर्स राजेंद्र को तब मिलेंगे जब साहिल और शनाया की शादी हो जाएगी। अनिल ने अपने शेयर्स शनाया के नाम इसलिए किए थे क्योंकि सिंह एम्पायर से धोखा खाने के बाद वह अब राजेंद्र पर भरोसा नहीं कर सकता था, और राजेंद्र ने अनिल की बात असल छोटी ये मान ली, क्योंकि शादी के बाद वो शेयर्स सिंघानिया एम्पायर के हो जाएंगे। ये पता चलने के बाद अर्जुन का मूड ऑफ हो जाता है। उसने जिस शादी को तोड़ने की इतनी कोशिश की थी वो शादी अभी तक भी नहीं टूटी थी। अर्जुन ने अपने आप से कहा, राजेंद्र सिंघानिया इतनी आसानी इस शादी के लिए कैसे मान गया? उसके लिए मित्तल इंडस्ट्री के शेयर्स की कोई वैल्यू नहीं है, फिर भी वो ये शादी क्यों करवाना चाहता है? क्या वो ये सब मेरे सामने खड़े होने के लिए कर रहे हैं? मुझे लगता है ये सब कुछ साहिल की वजह से हो रहा है, उसी ने कुछ ना कुछ किया होगा। लेकिन ऐसा क्या किया होगा जो राजेंद्र सिंघानिया जैसा आदमी उसकी बात मान गया? अर्जुन इस बड़ी ही बारे में सोच रहा था। अर्जुन कपिल से बोला, कपिल साहिल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकालो, मुझे उससे जुड़ी हुई छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन चाहिए। लेकिन सर साहिल सिंघानिया के बारे में तो आपको सब कुछ पता है, इनफैक्ट कॉलेज में आप उसके जूनियर थे और आर्यन सर के क्लासमेट थे, जिसके कारण आपको उनके बारे में बहुत कुछ पता होगा जो शायद किसी को ना पता हो। ग्रेटर देन, तो फिर ऐसा क्या है जो आप उसके बारे में जानना चाहते हैं? पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है साहिल सिंघानिया जितना सीधा दिखता है उतना सीधा नहीं है। सर आपको ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि वो अपनी फियांसे की मदद कर रहा है। लेकिन सर शन्या मित्तल उसकी मंगेतर है, तो वो उसकी मदद करने के लिए कुछ भी करेगा। ग्रेटर देन, इसके अलावा उसके बैकग्राउंड के बारे में कुछ भी खास नहीं है। अगर वो सिंघानिया नहीं होता तो एक मामूली सा इंसान होता जो 9 से 5 तक की जॉब करता।
कपिल, हम पिछले 2 साल से हर्षवर्धन सिंघानिया के मर्डर के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे, लेकिन हर बार हमें कोई सबूत नहीं मिलता। जो भी सबूत पुलिस को 5 साल पहले मिले थे वे सब आर्यन के अगेंस्ट थे, इसलिए हमें अब ये पता लगाना होगा वो कौन कौन है जिन्हें आर्यन और हर्षवर्धन सिंघानिया के मरने से सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा। जैसे आर्यन के रास्ते से हटने पर शन्या साहिल से शादी कर सकती है, इसलिए उसने आर्यन के अगेंस्ट गवाही दी थी, लेकिन उसने खून नहीं किया था। लेकिन फिर भी उसका हर्षवर्धन सिंघानिया के खून से कोई ना कोई नाता जरूर है, इसीलिए उसने आर्यन के अगेंस्ट झूठी गवाही दी थी, लेकिन उसकी झूठी गवाही की सजा तो उससे मिलेगी, कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ अर्जुन बोला। कपिल, तो सर आपको लगता है हर्षवर्धन सिंघानिया के मर्डर में साहिल का कोई हाथ है? लेकिन आपने पहले कहा था साहिल आर्यन के लिए हमेशा से एक अच्छा भाई था, वे दोनों सगे भाइयों से भी बेहतर थे, तो अब आपको उस पर इतना शक क्यों हो रहा है? नहीं, अभी तक मुझे उस पर शक नहीं है, लेकिन मैं उसके बारे में सब जानना चाहता हूं, क्योंकि हमने पहले ही आर्यन और हर्षवर्धन सिंघानिया के सभी दुश्मनों का पता लगा लिया है जो हर्षवर्धन सिंघानिया को मारना चाहते थे। उनमें से सबके पास कोई ना कोई वजह है हर्षवर्धन सिंघानिया को मारने की, लेकिन किसी के पास भी आर्यन को फंसाने की वजह नहीं है। और इसके अलावा साहिल के पिता विवेक सिंघानिया हर्षवर्धन सिंघानिया का खून नहीं है, वह एडेप्टिव है। ठीक है सर, आज के बाद से मैं साहिल पर नजर रखूंगा। कपिल सामने वाले मिलन में देखते हुए अर्जुन से कहता है, लेकिन इस वजह से उसका ध्यान न सड़क पर से भटक जाता है, और जब वह सड़क पर देखा है तो अचानक से एक कुत्ते का पिल्ला उसके सामने आ जाता है और उसे पिल्ले के पीछे पीछे लड़की भी आ जाती है। उन्हें देखकर कपिल ब्रेक लगा देता था और गाड़ी लड़की से ठीक 2 इंच की दूरी पर जाकर रुक जाती है। गाड़ी के अचानक से रुकने की वजह से अर्जुन बोला, क्या हुआ? सॉरी सर, वह मेरा ध्यान कुछ पल के लिए भटक गया था और इसी बीच में सामने एक लड़की और एक छोटा कुत्ते का पिल्ला आ गया। कपिल, क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें गाड़ी चलानी नहीं आती है? तुम कब से इतनी लापरवाही करने लगे? कपिल पर गुस्सा करते हुए अर्जुन बोला, सॉरी सब अचानक से हुआ कि ध्यान नहीं रहा। अब बैठे क्या, आओ बाहर जाकर देखो कहीं उस लड़की कोई चोट तो नहीं लगी। कपिल को ऑर्डर देते हुए अर्जुन बोल। अर्जुन का ऑर्डर सुनते ही कपिल अपना सर झुकाता है और गाड़ी से उतर के बाहर चला जाता है। लड़की डर के कारण उस पिल्ले को अपने हाथ में पकड़कर अपना सर अपने घुटनों में छुपाकर बैठी हुई थी। कपिल उस लड़की के कंधे पर हाथ रखता है और बोलता है, मिस। जैसे ही लड़की ने किसी का हाथ अपने कंधे पर महसूस किया तो वह अपना सर उठाकर कपिल की ओर देखती है। ये लड़की कोई और नहीं रिया थी। जब रिया देखती है कि वह सही सलामत है और उसके हाथ में पकड़ा हुआ पिल्ला भी सही सलामत है तो उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। रिया ने छोटे पिल्ले से कहा, भगवान का शुक्र है तुम ठीक हो। उसके बाद रिया खड़ी होती है और कपिल की ओर गुस्से से देखने लगती है और गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, क्या अंधे हो या फिर गाड़ी चलाना नहीं आती? और बड़ी ही चलानी नहीं आती है तो गाड़ी लेकर बाहर क्यों निकलते हो? कपिल, मिस प्लीज थोड़ा रेस्पेक्ट से बात कीजिए। तुम्हें रिस्पेक्ट चाहिए क्या? तुमने कोई रिस्पेक्ट वाला काम किया है? तुम्हारी वजह से अभी एक मासूम जजनवा की जान चली जाती। रिया गुस्से में बोली, मिस मैं समझता हूँ मेरी गलती है, लेकिन ये पप्पी सही सलामत है तो क्या हम बात को यही खत्म कर सकते हैं? क्योंकि मेरे बॉस मेरा कार में इंतजार कर रहे हैं। शांत भाव से कपिल बोला। जैसे ही रिया ने ये सुना उसके चेहरे पर अजीब एक्सप्रेशन नजर आने लगते हैं। उसने कोल्ड टोन में कहा, लेस देन कैसा आदमी है? उसकी गाड़ी से अभी किसी की जान जाते जाते बची है और उसने गलती मानने के लिए कार से बाहर आकर सॉरी बोलना भी जरूरी नहीं समझा। क्या तुम अमीर लोगों के लिए किसी गरीब या बेजुबान जानवर की जिंदगी की कोई अहमियत नहीं है? मिस आप बात का बतंगर बना रही है। मैं इस मामले को खत्म करना चाहता हूं, लेकिन आप है कि बात को कहां से कहां लेकर जा रही है। मैं कोई बात का बतंगर नहीं बना रही, जो सच है वही कह रही हूं। तुम्हारे बॉस को बोलो कार से अभी उतरे और सॉरी बोले। मिस मैं माफी मांग रहा हूं ना, तो बॉस को आने की क्या जरूरत है? वैसे भी गाड़ी तो मैं चला रहा था, इसलिए जब उनकी कोई गलती ही नहीं है तो उन्हें माफी मांगने के लिए कैसे फोर्स कर सकती है? लेकिन तुम्हारे बॉस ने तुम्हें काम पर तो रखा है ना, इसलिए उन्हें इस गलती की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी चाहिए। इसलिए अपने बॉस को बोलो कार से बाहर आए। कपिल मजबूर था क्योंकि रिया उसकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं थी और अब तक रिया की वजह से वहां पर लोग जमा होने लगे थे। लोगों की भीड़ जमा होता देख कपिल ने सोचा, बॉस को बुलाना ही होगा क्योंकि ये लड़की इतनी आसानी से नहीं मानने वाली है और अब तो लोगों की भीड़ भी जमा होने लगी है, इसलिए मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये सोचकर कपिल कार के पास जाता है और अर्जुन से कहता है, लेस देन बॉस। अर्जुन, क्या हुआ? तुम्हें इतना टाइम क्यों लग रहा है? क्या तुमने किसी सच में कर से कुचल दिया? नहीं बॉस, वो लड़की सही सलामत है। लेकिन कहते कहते कपिल रुक जाता है। अर्जुन ऑर्डर देने हुई टोन में बोला, बोलो। कपिल रिया की जिद के बारे में बात देता है। कपिल की बात सुनकर अर्जुन कार से उतार कर रिया के सामने आता है। कहानी में आगे जानने के लिए ये सुनते रहिए बिलियनेयर ऑफ द रिवेंज सीजन 2 सिर्फ और सिर्फ द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल पर। एपिसोड 13 अर्जुन और रिया के बीच में आर्ग्यूमेंट।
अर्जुन, क्या हुआ, तुम्हें इतना टाइम क्यों लग रहा है? क्या तुमने किसी को सच में कार से कुचल तो नहीं दिया? नहीं बॉस, वो लड़की सही सलामत है, लेकिन कहते कहते कपिल रुक जाता है। अर्जुन ऑर्डर देने हुई टोन में बोला, बोलो। कपिल रिया की जिद के बारे में आज छोटे ऊना को बता देता है। कपिल की बात सुनकर अर्जुन कार से उतरकर रिया के सामने आता है और रिया को ऊपर से लेकर नीचे तक एक पल के लिए देखता है। रिया गुस्से से अर्जुन की ओर देख रही थी। अर्जुन ने बड़े ही शांत लहजे में कहा, मिस, इस मामले को यही खत्म करते हैं। मेरे असिस्टेंट से गलती हो गई और उसने अपनी गलती की माफी भी मांग ली है, लेकिन फिर भी आप इस बात को खत्म करने के लिए तैयार नहीं है तो मैं आपको पैसे दे सकता हूँ। वैसे ना ही आपको और ना ही इस पप्पी को कोई चोट नहीं लगी है, फिर भी मैं कंपनसेशन देने के लिए तैयार हूँ। बोलिए आपको कितना चाहिए? अर्जुन की बातें सुनकर रिया हैरान थी। वह स्ट्रेंज नजरों से अर्जुन की ओर देख रही थी। ये विश्वास नहीं हो रहा था कि ये उसके सामने खड़ा आदमी उसे सॉरी बोलने की जगह पर उसे अपने पैसों की दहोश दिखा रहा है। रिया कोल्ड टोन में बोली, मिस्टर, तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हें तुम्हारी कार से तुमसे पैसे ऐडने के लिए बुलाया? अर्जुन, मैंने तुम्हें सॉरी बोलने के लिए बुलाया है। अपनी और अपने इस बेवकूफ असिस्टेंट की तरफ से माफी मांगो और यहां से निकलो। सख्त लहजे में रिया बोली, मैं तुमसे माफी क्यों मांगू? गलती कपिल की है तो माफी भी उसे ही मांगनी चाहिए और इसने तुमसे माफी मांग ली तो तुम मुझसे क्यों माफी मंगवाना चाहती हो? सवालिया नजरों से रिया की ओर देख रहा था। क्योंकि ये तुम्हारा असिस्टेंट है। छोटे मैंने इसे काम पर रखा है, इसलिए ये जो भी करता है वो तुम्हारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। कपिल रिया की ओर देख रहा था जो बिना डरे अर्जुन से आर्ग्यूमेंट कर रही थी। कपिल अपने मन में बोलता है, इस लड़की में बड़ी हिम्मत है जो बॉस से आर्ग्यूमेंट कर रही है, लेकिन जब इसे पता चलेगा बॉस कौन है तो बेचारी का क्या हाल हो। बस उम्मीद करता हूँ बॉस इस इंसिडेंट को यही भूल जाए। अर्जुन, इसलिए कॉम्पेंसेशन के तौर तुम जितना चाहती हो उतना देने के लिए तैयार हूँ। अर्जुन के द्वारा बार बार पैसों का टॉपिक उठाने की वजह से रिया इरिटेट हो रही थी। तुम अपने आप को समझते क्या हो? बार बार मुझे तुम्हारे पैसे को दहोश क्यों दिखा रहे हो? रिया गुस्से में बोली, क्योंकि मैं जानता हूं तुम मेरे साथ पैसे लेने के लिए ही बहस कर रही हो। तुम्हें तो इसलिए अपने आप को खुशनसीब समझना चाहिए क्योंकि तुम जो चाहती हो वो हो रहा है, इसलिए शर्माने की जरूरत नहीं। बोलो कितना चाहिए? चेहरे पर कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ रिया को अर्जुन के शब्द सुनने के बाद और गुस्सा आने लगा था। उसने चिल्लाते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे बारे में ऐसा बोलने की? तुम अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलादे अपने आप को समझते क्या हो? तुम्हारे लिए सड़क पर चलने वाले लोगों और जानवरों की कोई वैल्यू नहीं है। तुम लोगों को क्या लगता है तुम हर चीज अपने पैसे से खरीद सकते हो? अगर तुम्हारी इस कार से किसी की जान चली जाए तो तुम्हारे ये पैसे किसी की जान वापस ला सकते हैं। अर्जुन का भी अब रिया के कारण दिमाग खराब होता जा रहा था। उसने कोल्ड टोन में कहा, देखो, हर चीज भले ही पैसों से खरीदी नहीं जा सकती है, लेकिन जो चीज बिकती है वो हर चीज पैसों से ही खरीदी जाती है। और अगर तुम्हें मेरे पैसे नहीं चाहिए थे तो अपने कुत्ते के गले में पट्टा बांध कर रखा करो। ना ही ये मेरी गाड़ी के सामने आता और ना ही ये तमाशा होता, या फिर तुमने ये जानबूझकर किया। खैर जो भी है इन सब को जाने दो, हम इस मैटर को यही खत्म करते हैं। इतना कहकर अर्जुन कपिल की ओर देखता है। अर्जुन की नजर से ही कपिल समझ गया था अर्जुन क्या कहना चाहता है। वह कर के पास जाता है और एक नोटों का बंडल लेकर आता है। वहीं इसी बीच में रिया और अर्जुन एक दूसरे को घूर रहे थे। रिया बहुत गुस्से में थी। कपिल नोटों का बंडल अर्जुन को देता है। अर्जुन रिया के करीब आता है और उसका एक हाथ अपने हाथ में लेता है। रिया ने अपने दूसरे हाथ से पप्पी को पकड़ रखा था और उसके हाथ में नोटों का बंडल रख देता है और बोला, इन्हें पकड़ो और तमाशा खत्म करो। अगर तुम्हें या इस पप्पी का कहीं चोट लगी है तो इलाज करवा लेना, या फिर तुम इन्हें पर्सनल यूज के लिए भी काम में ले सकती हो। तुम्हारी मर्जी, तुम्हें क्या करना है। चेहरे पर कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ अर्जुन ने कहा। रिया अर्जुन की ओर गुस्से से देख रही थी। उसका मन कर रहा था कि वह इस वक्त अर्जुन का सर फोड़ दे। वही अर्जुन, उसे रिया की नजरों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह तो रिया से वो सब कहकर कपिल की ओर मूड और बोला, अब खड़े 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 मुंह क्या देख रहे हो, चलो यहां से। कपिल जो इतनी देर से उन दोनों की आर्ग्यूमेंट के मजे ले रहा था, अर्जुन का ऑर्डर सुनते ही कार की ओर चल जाता है और अर्जुन के लिए बैकसीट का दरवाजा खोलता है। अर्जुन जैसे ही आरा में बैठने वाला था तभी रिया की आवाज आती है, लेस देन हेलो मिस्टर। रिया की आवाज सुनते ही दोनों ही रुक जाते हैं और उसकी ओर देखने लगते हैं। रिया के हाथ में पत्थर था और रिया उस पत्थर को अर्जुन की कार के फ्रंट में छोटी ईरर की ओर फेंक देती है। पत्थर के कांच से टकराते ही जोरदार कांच टूटने की आवाज आती है और कांच के टुकड़े हवा में टूटते हुए दिखाई देते हैं। अर्जुन और कपिल दोनों ही अचानक से हुए इस इंसिडेंट को देखकर हैरान रह आते हैं और भागते हुए अपनी कार के सामने आते हैं। वह दोनों देखते अर्जुन की कार का फ्रंट मिरर टुकड़े टुकड़े हो चुका है। ये देखकर दोनों के ही चेहरे पर शाकीन भरे एक्सप्रेशन थे। दोनों रिया की ओर देखते हैं जो हरे पर सार्केस्टिक मुस्कान के साथ खड़ी हुई उनकी ओर देख रही थी। रिया अर्जुन के करीब आती है और ठीक उसके सामने आकर रुक जाती है। रिया अर्जुन की आंखों में देखते हुए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोली, तुमने क्या
आथाना हर चीज पैसे से खरीदी जा सकती, लेकिन जो बिकती है वो हर चीज पैसे से खरीदी जाती है। तुम मुझे पैसों से चुप नहीं करवा सकते, हाँ, लेकिन अपनी कार का मिरर पैसों से वापस लगवा सकते हो। इतना कहकर रिया अर्जुन का हाथ पकड़ती और उसके हाथ में अर्जुन के दिए हुए नोटों का बंडल वापस करते हुए बोली, इसलिए ये तुम्हारे पैसे पकड़ो और अपनी कार रिपेयर करवा लेना। इतना कहकर रिया अर्जुन को शॉकिंग एक्सप्रेशन के साथ छोड़कर चली जाती है। अर्जुन लगातार उस दिशा की ओर देख रहा था जिस ओर रिया गई थी। रिया के अपनी आंखों के सामने ओझल होने के बाद अर्जुन को एहसास होता अभी अभी उसके साथ क्या हुआ। कपिल, उस लड़की को पकड़ो, उसकी हिम्मत भी कैसे हुई। गुस्से में चीखते हुए अर्जुन बोला, बॉस अभी के लिए आप कार में बैठ जाइए, सभी लोग हमें ही देख रहे हैं। लेकिन कपिल, बॉस उस लड़की को हम बाद में देख लेंगे, अभी के लिए मेंशन पहुंचना जरूरी है कर, क्योंकि शायद अभी तक आर्यन सर को होश आ गया होगा। कपिल अर्जुन को समझते हुए बोला। जैसे ही अर्जुन ने आर्यन का नाम सुना उसने अपने गुस्से पर कंट्रोल किया और अपने हाथों की मुट्ठियां कस ली और गाड़ी में बैठ गया। अर्जुन को कार में बैठता हुआ देख कपिल ने चैन की सांस ली और अपने मन में बोला, अभी के लिए तो आर्यन सर की वजह से इन्हें शांत कर दिया है, लेकिन बॉस आज का इंसिडेंट इतनी आसानी से नहीं भूलने वाले, क्योंकि ये पहली बार है जब किसी ने इनके सामने ऐसी हरकत की है। तभी आवाज आती है, खड़े ही रहोगे या फिर चलोगे। कपिल, हम कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए बिलियनेयर ऑफ द रिवेंज सीजन 2 सिर्फ और सिर्फ द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल पर। एपिसोड 14 राइडर आर्यन कहाँ है। प्रीवियस चैप्टर। जैसे ही अर्जुन ने आर्यन का नाम सुना उसने अपने गुस्से पर कंट्रोल किया और अपने हाथों की मुट्ठियां कस ली और गाड़ी में बैठ गया। अर्जुन को कार में बैठता हुआ देख कपिल ने चैन की सांस ली और अपने मन में बोला, अभी के लिए तो आर्यन सर की वजह से इन्हें शांत कर दिया है, लेकिन बॉस आज का इंसिडेंट इतनी आसानी से नहीं भूलने वाले। क्या छोटे ओ की ये पहली बार है जब किसी ने इनके सामने ऐसी हरकत की है। तभी आवाज आती है, खड़े ही रहोगे या फिर चलोगे। नेक्स्ट चैप्टर। अर्जुन मेंशन पहुंचता है, उसके पीछे पीछे कपिल भी अंदर आ रहा था। लिविंग हॉल में इस समय कोई मौजूद नहीं था, लेकिन जैसे ही अर्जुन के आने की भनक राइडर को लगती है वह भागा भागा अर्जुन के सामने आता है। अर्जुन राइडर से बोला, क्या आर्यन को होश आ गया। राइडर, नहीं बॉस, अभी तक नहीं आया है, वह इस समय आपके कमरे में ही है। अर्जुन, हम और दादी माँ और माँ कहाँ है। राइडर, वे इस समय अपने कमरे में है और आराम कर रही है। और बॉस, जैसा आपने कहा था मैंने अभी तक बड़ी मैम को आर्यन सर के बारे में कुछ ना बड़ी ये बताया है। ठीक है, इतना कहकर अर्जुन अपने रूम की ओर आर्यन को देखने के लिए चला जाता है। कपिल और राइडर दोनों भी अर्जुन के पीछे जा रहे थे। कपिल राइडर से बोला, चलो तुमने इस काम को तो सीरियसली लिया है, वरना तुम्हारे आधे से ज्यादा काम गलत ही होते हैं। राइडर, कपिल, मैं बॉस का हेड बॉडीगार्ड हूँ और अपने हर काम को सीरियसली ही लेता हूँ। कभी कभी गलती हो जाती है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम हर वक्त मुझ पर लापरवाही का इल्जाम लगाओ। कपिल कुछ बोला नहीं, लेकिन उसके चेहरे पर सार्केस्टिक मुस्कान छा गई, क्योंकि वह राइडर को अच्छे से जानता था और उसे काम को भी। अर्जुन अपने रूम का दरवाजा खोलता है, खोलते ही हैरान रह जाता है क्योंकि उसका बेड खाली था। वह कमरे में चारों ओर देखने लगता है, आर्यन कमरे में कहीं भी मौजूद नहीं था। ये देखते ही अर्जुन चिल्लाते हुए बोला, राइडर ग्रेटर दैन। अर्जुन की आवाज सुनकर कपिल और राइडर दोनों ही तेजी से भागते हुए अर्जुन के रूम में जाते हैं। कपिल बोला, बॉस क्या हुआ, आप चिल्ला क्यों रहे हैं। लेकिन अर्जुन ने कपिल के सवाल को इग्नोर करते हुए राइडर की ओर गुस्से भरी नजरों से देखते हुए बोला, राइडर, आर्यन कहाँ है। राइडर, बॉस यही तो बेड पर लेटा हुआ है। बेड की ओर इशारा करते हुए राइडर बोला, लेकिन जब राइडर की नजर बेड पर जाती है तो खाली बेड को देखकर वह शॉक हो जाता है और बेड के करीब जाकर बेड को छूते हुए वह चिल्लाते हुए बोला, ये कहा गया। कपिल राइडर को अजीब नजरों से देख रहा था और अपने मन में बोला, लेस देन, क्या ये बेवकूफ है। फिर राइडर से बोला, राइडर, अगर आर्यन रूम में नहीं है इसका मतलब वह यहां से जा चुका है। लेकिन कहा। कपिल, ये तुम हमसे क्या पूछ रहे हो, तुम बताओ वो कहाँ है। राइडर कपिल की ओर बेबस नजरों से देखता है और फिर अर्जुन की ओर देखता है जो उसे कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। अर्जुन कोल्ड टोन में बोला, राइडर, आर्यन कहाँ है। राइडर मासूम सा चेहरा बनाते हुए अर्जुन के पास आता है और बोला, बॉस मेरा यकीन करो वो यहीं पर था और मैंने रूम के बाहर गार्ड्स भी लगा रखे थे, वो रूम से बाहर नहीं निकला। हम पूरी नजर रखे हुए थे, पता नहीं वो इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद भी इतनी आसानी से कैसे भाग गया। कपिल, राइडर, तुमने आर्यन को कितनी देर पहले रूम में देखा था। राइडर, कपिल, मैंने उसे लगभग 2 घंटे पहले देखा था। कपिल, अभी 10 बज रहे हैं, इसका मतलब उसे यहाँ से गए हुए 1 घंटे से ऊपर हो गया होगा, इतना समय तो काफी है भागने के लिए। अर्जुन राइडर की ओर गुस्से से देखते हुए उसकी ओर बढ़ता है। जैसे जैसे अर्जुन अपने कदम राइडर की ओर बढ़ा रहा था वैसे ही राइडर अपने कदम डर के मारे पीछे कर रहा था। उसे लग रहा था अर्जुन आज उसे जान से मार डालेगा। बॉस प्लीज माफ कर दो, मैं वादा करता हूँ उसे कहीं से भी ढूंढ निकालूंगा, प्लीज मुझे जान से मत मारना। अपने हाथ जोड़ते हुए राइडर अर्जुन से माफी मांग रहा था।
कपिल को राइडर की इस हालत पर तरस आ रहा था, लेकिन वह भी क्या करता राइडर की बेवकूफ़ी कर। बड़ी ही वजह से अर्जुन गुस्से में है और उसकी मदद करने के चक्कर में वह अपनी जान तो जोखिम में नहीं डाल सकता ना, इसलिए वह चुपचाप कोने में खड़े होकर सब देखता रहता है। राइडर मासूम सा चेहरा बनाते हुए लगातार अर्जुन के सामने माफी मांग रहा था। अर्जुन राइडर के करीब जाता है और कोल्ड टोन में बोला, अगर अगले 24 घंटे के अंदर तुमने आर्यन के बारे में पता नहीं लगाया तो मैं खुद अपने हाथों से तुम्हारे छोटे छोटे टुकड़े काटकर कुत्तों को खिला दूंगा। अर्जुन के शब्द सुनते ही राइडर के शरीर में एक डर का कंपन उत्पन्न हो गया था। वह अपना थूक अपने गले में निगलते हुए बोला, बॉस आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मैं आपका फेवरेट हूं ना, इसीलिए तुम्हें यह मौका दे रहा है, लेकिन तुमने इस बार भी अपना काम सही से नहीं किया तो तुम्हारा अंजाम वही होगा जो मैंने कुछ देर पहले कहा। राइडर की ओर गुस्से से देखते हुए कोल्ड टोन में अर्जुन बोला। राइडर समझ चुका था कि अब अर्जुन के सामने विनती करने से कोई फायदा नहीं है, उसे जल्द से जल्द आर्यन को ढूंढकर अर्जुन के सामने लाना ही पड़ेगा, इसलिए उसने कहा, बॉस मैं वादा करता हूं मैं आपके दोस्त को बड़े ओवर ढकर ले आऊंगा और मैं 24 घंटे से पहले ही उसके बारे में पता लगाकर आपको उसकी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। इतना कहकर राइडर अर्जुन के सामने से भाग जाता है। कपिल राइडर को अर्जुन के रूम से भागते हुए देख रहा था। राइडर के जाने के बाद कपिल ने अर्जुन से कहा, बॉस आपको यकीन है कि राइडर अपना काम सही से करेगा? मुझे लगता है कि मुझे जाना चाहिए। तुम्हें जो काम दिया है तुम मुझ पर ध्यान दो, अगर उसने नहीं किया तो उसकी सजा वही होगी जो मैंने उसे कहा। चेहरे पर बिना किसी भाव के साथ अर्जुन बोला, अगर उसने अपना काम नहीं किया तो आप सच में उसे जान से मार देंगे? चेहरे पर शॉकिंग एक्सप्रेशन के साथ कपिल बोला। अर्जुन की बातें सुनकर अब कपिल को राइडर की फिक्र होने लगी थी। तभी अर्जुन ने कहा, जाओ पता करो काव्या पर किसने हमला किया था और उसके बॉयफ्रेंड के बारे में भी पता करो। ठीक है। इतना कहकर कपिल भी अर्जुन के रूम से चला जाता है। कपिल के जाने के बाद अब अर्जुन के रूम में सिर्फ अर्जुन मौजूद था। वह अपने चारों ओर देखता है, तभी उसकी नज़र बेड के बगल में पड़ी हुई मेज पर जाती है जहां पर आर्यन ने अर्जुन के छोटी एक नोट लिखा था। अर्जुन जाकर इस नोट को उठता है और देखता है। स्टिकी नोट्स पर आर्यन ने लिखा था, मेरी जान बचाने के लिए थैंक यू। वैसे तो मैं तुम्हें फेस टू फेस मिलकर थैंक यू बोलना चाहता था, लेकिन मुझे यहाँ से जाना होगा, इसलिए तुम्हें एक थैंक यू नोट लिख रहा हूँ। और तुमने मेरे ट्रीटमेंट पर जो भी खर्चा उठाया है मैं तुम्हें उसके लिए पे करना चाहता था, लेकिन तुम्हारा घर देखने के बाद मैं रियलाइज हुआ कि तुम्हारे लिए इतने से पैसे कोई भी मायने नहीं रखते हैं। उसके अलावा मैंने तुम्हारे कबर्ड से एक ड्रेस उधार ली है, कभी मौका मिला तो तुम्हारा ये कर्ज जरूर चुकाऊंगा। अभी के लिए अलविदा। नोट को पढ़ने के बाद अर्जुन उसे नोट को फोल्ड करके वापस से वहीं पर रख देता है और फिर वह बालकनी में जाता है, जहां से वह अंदाजा लगता है कि आर्यन यहीं से भागा होगा आर्यन के घर पर। आर्यन इस समय अपने घर पर पहुंच चुका था। उसने सबसे पहले अपन फोन को चार्जिंग पॉइंट में लगाया, उसके बाद उसने उस आदमी के फोन को चार्जिंग पर लगाया जिसने उस पर हमला किया था। जैसे ही आर्यन अपना फोन ऑन करता है उसके फोन में कई सारी नोटिफिकेशंस आने लगती है। उसके फोन पर कई सारे मिस कॉल आए हुए थे, कई मैसेज आए थे। इसमें रिया का, जूली का और डेविड के मैसेज और मिस कॉल शामिल थे। आर्यन ने सबसे पहले डेविड को कॉल किया। एक रिंग होने के बाद ही सामने से कॉल अटेंड हो जाता है। कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए बिलियनेयर ऑफ द रिवेंज सीजन 2 सिर्फ और सिर्फ द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल पर। एपिसोड 15 बिना पासवर्ड के फोन ओपन नहीं कर सकते। आर्यन के घर पर आर्यन इस समय अपने घर पर पहुंच चुका था। उसने सबसे पहले अपने फोन को चार्जिंग पॉइंट में लगाया, उसके बाद उसने उस आदमी के फोन को चार्जिंग पर लगाया जिसने उस पर हमला किया था। जैसे ही आर्यन अपना फोन ऑन करता है उसके फोन में कई सारी नोटिफिकेशंस आने लगती है। उसके फोन पर कई सारे मिस कॉल आए हुए थे, कई मैसेज आए थे। इसमें रिया का, जूली का और डेविड के मैसेज और मिस कॉल शामिल थे। आर्यन ने सबसे पहले डेविड को कॉल किया। एक रिंग होने के बाद ही सामने से कॉल अटेंड हो जाता है। आर्यन कुछ भी कहता उससे पहले ही डेविड बोला, आर्यन तुम कहाँ हो? जानते भी हो कल रात से मैं तुम्हारे लिए कितना परेशान हो रहा हूँ, और तुम्हारा फोन कल रात से बंद क्यों आ रहा है? डेविड की आवाज में आर्यन अपने लिए फिक्र महसूस कर सकता था। आर्यन बोला, डेविड मैं ठीक हूं, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम इस वक्त कहाँ हो और कल रात से तुम्हारा फोन ऑफ क्यों आ रहा है? आर्यन एक लंबी आह भरता है, फिर सोचता है उसे डेविड को कल रात के इंसिडेंट के बारे में बता देना चाहिए, क्योंकि वो अपने बारे में पहले ही डेविड को सब कुछ बता चुका है। डेविड कल रात को मुझ पर फिर से हमला हुआ था। इतना सुनते ही डेविड चिल्लाते हुए बोला, मैंने तुम्हें कहा था तुम्हें जाने की जरूरत नहीं, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। मुझे अभी इस वक्त अपने घर का एड्रेस सेंड करो, क्योंकि मैं इसी वक्त तुम्हारे घर आ रहा हूँ। आर्यन ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस वह डेविड की बात मानकर उसे अपने घर का एड्रेस सेंड कर देता है। लगभग आधे घंटे बाद आर्यन के घर की डोरबेल बजती है। दरवाजे पर डेविड ही होगा ये सोचकर आर्यन दरवाजा ओपन करता है, और जैसा उसे लगा था दरवाजे पर इस वक्त डेविड ही मौजूद था। डेविड आर्यन को देखते ही उसके गले लग जाता है, लेकिन जैसे ही डेविड आर्यन के गले लगता है उसका हाथ गलती से आर्यन के उस हाथ
से टच हो जाता है जिस पर आर्यन को गोली लगी थी। हाथ में दर्द महसूस होते ही आर्यन के मुंह से आह की आवाज निकल जाती है। जैसे ही डेविड ने आर्यन की दर्द भरी आवाज सुनी, वह आर्यन से अलग होता है, उसकी परवाह करते हुए देखते हुए बोला, क्या हुआ? आर्यन, कुछ नहीं, तुमने गलती से मेरे हाथ को दबा दिया। ये सुनकर डेविड की नजरें आर्यन के हाथ पर जाती है जहां पर आर्यन के बैंडेज हो रखी थी। डेविड, मुझे माफ करना आर्यन, मेरा ध्यान तुम्हारे हाथ की ओर गया ही नहीं। आर्यन, कोई बात नहीं, तुम्हारी गलती नहीं। डेविड वैसे क्या ये चोट तुम्हें कल उस अटैकर की वजह से लगी है? आर्यन, वो गोली मुझे छूकर निकल गई। जैसे ही डेविड ने गोली का नाम सुना, उसके चेहरे पर शाकिन भरे एक्सप्रेशन नजर आने लगे। आर्यन, तुम्हें गोली लगी है और तुमने इतनी बड़ी बात मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। डेविड, काम डाउन, मैंने कहा ना, गोली छूकर निकल गई था। बड़ी ही और अभी सही सलामत मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। लेकिन डेविड, अंदर आओ और शांति से बैठो, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। इतना कहकर आर्यन डेविड का हाथ पकड़ता है और उसे अंदर लेकर आता है और सोफे पर बैठ देता है और खुद उसके सामने बैठ जाता है। अब बताओ कल क्या हुआ था? आर्यन की और सवालिया नजरों से देखते हुए डेविड बोला। आर्यन डेविड को सब कुछ बताने लगता है। आर्यन, और फाइनली जब मैंने आंखें खोली तो मैं किसी के मेंशन में था। डेविड, आर्यन, क्या तुम्हें यह भी नहीं पता कल रात को तुम्हारी जिंदगी किसने बचाई थी? तुमने उसका चेहरा तक नहीं देखा। आर्यन, हाँ, मुझे नहीं पता मेरी जान बचाने वाला कौन था। मैंने उसे एक थैंक यू नोट लिखा और मैं वहां से भाग आया क्योंकि मुझे वहां पर रुकना सही नहीं समझा। डेविड, जो भी हो आर्यन, उन्होंने तुम्हारी मदद की है। अगर उन लोगों ने तुम्हें सड़क पर ही छोड़ दिया होता तो तुम्हारी जान भी जा सकती थी। आर्यन, आर्यन, तुमने बताया था तुम्हें उस अटैकर का फोन मिला था। वो फोन कहाँ है? क्योंकि उस फोन से हमें ये पता चल सकता है वो आदमी कौन है जो तुम्हें मारना चाहता है। मैं अभी लेकर आता हूँ। कुछ ही देर में आर्यन अटैकर का फोन डेविड के सामने रखता है और बोला, उसका फोन जरूर मिल गया है लेकिन बिना पासवर्ड के इस ओपन नहीं कर सकते हैं, और जब ये ओपन ही नहीं हो सकता है तो ये हमारे किसी काम का नहीं है। डेविड, क्या तुमने इसे ओपन करने की कोशिश की है? आर्यन, हम दोनों सोचने लगते हैं आखिर इस फोन को ओपन कैसे करें। तभी डेविड सोचते हुए बोला, आर्यन, हम किसी हैकर की मदद ले सकते हैं। मैंने सुना है उन लोगों के लिए एक फोन को हैक करना कोई बड़ी बात नहीं है। तुम सही कह रहे हो, हम किसी हैकर की मदद ले सकते हैं। चमकती हुई आंखों से आर्यन ने कहा। फाइनली उसे एक उम्मीद जो मिली थी। डेविड भी खुश था कि उसका आइडिया आर्यन के काम आएगा। आर्यन, डेविड, तुम अंडरग्राउंड बैटल को मैनेज करते हो तो तुम किसी ना किसी अच्छे हैकर को जानते होंगे। ये सुनते ही डेविड के चेहरे पर निराशा छा जाती है। उसने अपनी नजर झुकाते हुए कहा, आर्यन, मैं भले ही अंडरग्राउंड बैटल को मैनेज करता हूं लेकिन इस फील्ड में अभी भी मेरी पहुंच कम है और मुझे कभी भी किसी हैकर की जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए मैं किसी भी बेहतर हैकर को नहीं जानता हूं। लेकिन फिर भी मैं अपने साथ ए सोर्स लगा दूंगा तुम्हारे लिए एक बेस्ट हैकर ढूंढने के लिए। आर्यन, नहीं डेविड, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस बारे में कम से कम लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता है। डेविड, लेकिन आर्यन, फोन को ओपन करने के लिए हमें एक हैकर की जरूरत पड़ेगी। आर्यन, तभी आर्यन का फोन आने लगता है। उसे रिया कॉल कर रही थी। आर्यन रिया का फोन अटेंड करता है। रॉबिन, तुम्हारा फोन ऑफ था, मैंने कई बार ट्राई किया। माफ करना रिया, वो कुछ काम था इसलिए फोन चार्ज करना भूल गया था। रॉबिन, क्या तुम ठीक हो? क्योंकि जूली, मुझे और जॉन, हम तीनों तुम्हें याद कर रहे हैं। उस दिन के बाद तुम दोबारा क्लब नहीं आए। रिया की बातें सुनकर याद आता है आर्यन जब मून नाइट क्लब छोड़ा था तब आखिरी बार उसने रिया के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था। आर्यन अपनी गलती मानते हुए बोला, रिया, लास्ट टाइम मैंने जो भी कहा था पर प्लीज उसके लिए मुझे माफ कर दो। मैं बहुत शर्मिंदा हूं, मेरे अंदर तुमसे नजरें मिलने की हिम्मत नहीं है। रॉबिन, जो हुआ वो बीत गया, प्लीज वो सब भूल जाओ। हम दोस्त हैं और हमेशा रहेंगे। तुम्हारी एक गलती के लिए मैं वो सब नहीं भूल सकती जो तुमने मेरे लिए इन किया था, इसलिए प्लीज क्लब आ जाओ, हम तुम्हें याद कर रहे हैं। थैंक्स रिया, मुझे माफ करने के लिए। तुम्हारे जितना बड़ा दिल किसी आज तक मैंने किसी का नहीं देखा। तुमने मुझे और काव्या को इतनी आसानी से माफ कर दिया। तुम सच में बहुत अच्छी हो। रॉबिन, जब सामने वाले को अपनी गलती का एहसास हो तो उसे माफ कर देना चाहिए और तुमने और काव्या दोनों को ही अपनी गलती का पछतावा है, इसलिए मैंने उस बात को भुला दिया। आर्यन, रिया, क्या काव्या ने तुमसे माफी मांगी थी? रिया, हाँ, वो क्लब आई थी, मुंह से बोला नहीं लेकिन उसकी आंखों को देखकर कहा जा सकता था उसे पछतावा है। आर्यन, थैंक्स रिया, और मुझे जब ऐसे ही टाइम मिलेगा मैं क्लब तुमसे और जूली और जॉन तीनों से मिलने आऊंगा। रिया, ओके रॉबिन, अपना ध्यान रखना। इतना कहकर रिया फोन कर देती है। डेविड, कौन था? आर्यन, मेरे साथ क्लब में काम करती है। तभी सोचते हुए आर्यन बोला, डेविड, हमें हैकर मिल गया। क्या सच में? कौन है वो? एक्साइटमेंट के साथ डेविड बोला। आर्यन, रिया, डेविड, जिस लड़की ने तुम्हें कॉल किया वो लड़की एक हैकर है। आर्यन, रिया नहीं, उसका
छोटा भाई रोहित वो एक हैकर है और मुझे पूरा यकीन है वो हमारा काम आसानी से कर देगा। कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए बिलियनेयर ऑफ द रिवेंज सीजन 2 सिर्फ और सिर्फ द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल पर। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हमारे द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल पर बेहतरीन कहानियां का आनंद उठाए और हाँ, टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जरूर ज्वाइन करें ताकि आप हमारे अपडेट सबसे पहले पा सकें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहें।